हेलो स्टूडेंट्स। तो पिछली क्लास के अंदर हमने ये देखा था कि जो थ्योरेटिकल पार्ट था कि हमारे पास में अणुसंख्यता दे रखी थी और कोटि दे रखी थी। इसके लिए हमने अणुसंख्यता और कोटि की डेफिनेशन देखी थी, है ना। लेकिन वो पार्ट इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। पार्ट ये है न्यूमेरिकल पोर्शन वाला इंपॉर्टेंट है और न्यूमेरिकल भी पूछे जाएंगे और यहाँ से क्वेश्चन है स्टार्टिंग में क्या क्या बन सकते हैं वो देखते हैं। तो अगर हम यहाँ पर जो रिएक्शन दे रखी है, सबसे पहले आप देखिएगा रिएक्शन कौन सी है, सरल अभिक्रिया दे रखी है, जटिल अभिक्रिया। सरल अभिक्रिया के लिए देखा था जो एक स्टेप के अंदर कंप्लीट हो रही है वो सरल अभिक्रिया है और जो एक से अधिक स्टेप में कंप्लीट हो रही है वो हमारी क्या है, जटिल अभिक्रिया है। तो सबसे पहले हम रिएक्शन लिख लेते हैं। हमें रिएक्शन क्या दे रखी है वो लिख लेते हैं। जैसा जैसा क्वेश्चन में दे रखा वैसा वैसा लिखते जाएंगे। 2a टेंड्स टू p में अभिक्रिया की अणुसंख्यता तथा कोटि बताइए। तो आपको बताया था कि अगर हमें सरल अभिक्रिया दे रखी हो या जटिल अभिक्रिया दे रखी हो, अणुसंख्यता प्रत्येक स्टेप के लिए हम बता सकते हैं। अणुसंख्यता किसी भी रिएक्शन के लिए बताई जा सकती है, चाहे वो स्लो स्टेप है, चाहे वो फास्ट स्टेप है, चाहे वो कोई सी भी रिएक्शन है, सरल अभिक्रिया है, जटिल अभिक्रिया, जो भी दे रखी है उसके लिए प्रत्येक स्टेप के लिए हम अणुसंख्यता निकाल सकते हैं। तो हम इसके लिए अगर अणुसंख्यता लिखते हैं तो अणुसंख्यता हम कह सकते हैं मोलिकुलरिटी ऑफ रिएक्शन क्या हो जाएगी। यहां पर देखिए कितने मॉलिक्यूल, अणुसंख्यता का अर्थ क्या है, अभिक्रिया में भाग लेने वाले क्रियाकारक अणुओं की संख्या। ध्यान रखिएगा क्रियाकारक अणु, क्रियाकारक कौन सा है, ये 2a है क्रियाकारक हमारा। तो यहां पर इसके आगे स्टाइकोमेट्रिक कोफिशिएंट कितना लगा हुआ है, 2 लगा हुआ है। तो यही इसकी संख्या हो जाएगी, कितनी हो जाएगी अणुसंख्यता, 2। अगर हमें ऑर्डर निकालना है, कोटि निकालनी है, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, कोटि निकालनी है, अभिक्रिया की कोटि ज्ञात करनी है। तो कोटि क्या कहती है, अभिक्रिया में भाग। कोटि आपको दे रखा होगा, रिएक्शन का टाइप्स दे रखा है, सरल अभिक्रिया तो उसके लिए निकाल सकते हो। लेकिन आपको जटिल अभिक्रिया दे रखी है तो उसमें स्लो स्टेप जो आरडीएस होता है उसी के अकॉर्डिंग ही कोटि निकाल सकते हो। और अगर उसमें जो दिया गया क्रियाकारक है वो मेन रिएक्शन के अंदर नहीं है तो उसके लिए भी हम अदर स्टेप देखें क्या हो सकता है। लेकिन इस रिएक्शन के लिए अगर हम कोटि निकालना चाहते हैं तो अभिक्रिया का टाइप दिया हुआ होना चाहिए। दे रखा है हमें सरल अभिक्रिया, इसके लिए हम क्या करेंगे, अभिक्रिया की कोटि किस प्रकार से निकलेगी। तो अभिक्रिया की कोटि के लिए आपको क्या करना है, आपने पढ़ा है लॉ ऑफ मास एक्शन। तो फ्रॉम लॉ ऑफ मास एक्शन, द्रव्यानुपाती क्रिया नियम से क्या कहता है द्रव्यानुपाती क्रिया नियम, अभिक्रिया में किसी भी अभिक्रिया की दर आर, अभिक्रिया में भाग लेने वाले क्रियाकारक क्या ए के समानुपाती होती है। समानुपाती का निशान लगा दिया और यहां पर आपको बताया था स्टाइकोमेट्रिक कोफिशिएंट भी साथ में यूज में लेना है और इसके सर पे बिठा दीजिए। कितना है स्टाइकोमेट्रिक कोफिशिएंट, 2। तो ये हम लिख देंगे यहां पर 2। R इक्वल टू, अगर हम समानुपाती निशान को हटाते हैं तो एक कांस्टेंट आएगा, यहां पर आएगा वो रेट कांस्टेंट आएगा। और रेट कांस्टेंट दर नियम से अगर हम लिखते हैं तो ये आ जाएगा K और A की पावर में 2। यही कहा था अभिक्रिया की कोटि, अभिक्रिया में भाग लेने वाले क्रियाकारकों की सांद्रताओं के ऊपर जो घातांक है, जो पावर है, उनका योग। यहाँ पर एक ही क्रियाकारक है तो योग करने की जरूरत नहीं है। कितनी पावर है यहाँ पर, 2 दे रखी है तो 2 दे रखी है तो R इक्वल टू, ये ऑर्डर कितना हो जाएगा इसका, 2 हो जाएगा। अगर हम यही अभिक्रिया देखते हैं, सेम अभिक्रिया, इसमें अभिक्रिया का प्रकार नहीं बता रखा है। अगर आपको 12th की बात करें तो 12th में ये ऐसा क्वेश्चन नहीं दिया जाएगा। लेकिन अगर किसी एग्जाम की बात करते हैं तो उसके अंदर अगर दे रखा है आपको अभिक्रिया 2a टेंड्स टू p में अभिक्रिया की अणुसंख्यता तथा कोटि बताइए, तो हम मोलिकुलरिटी तो निकाल लेंगे, इसकी अणुसंख्यता है वो तो निकाल लेंगे। मोलिकुलरिटी क्या कहती है, अभिक्रिया में भाग लेने वाले क्रियाकारक अणुओं की संख्या कितनी है, 2। स्टाइकोमेट्रिक कोफिशिएंट है वही, इसकी अणुसंख्यता हो जाएगी, कितनी हो जाएगी, 2। लेकिन अगर हम ऑर्डर की बात करते हैं तो ऐसी रिएक्शन का ऑर्डर है वो ज्ञात नहीं किया जा सकता। क्यों, क्योंकि ऑर्डर के लिए अगर कोटि निकालनी है तो उसके लिए आपको अभिक्रिया की प्रकार है वो बताया जाना चाहिए। अगर आपको स्लो रिएक्शन दे रखी है तो हम आरडीएस से ये निकालते हैं। अगर सिंपल रिएक्शन दे रखी है तो उसके अकॉर्डिंग हम निकाल सकते हैं कोटि। लेकिन अगर जटिल अभिक्रिया है तो उसके लिए आपको ये बताना चाहिए कि वहां पर ये स्लो स्टेप है या फास्ट स्टेप है।
तो आपको अगर स्लो स्टेप दे रखा है तो आरडीएस से ही हम कोटि का निर्धारण कर सकते हैं। तो यहाँ पर हम ये लिख सकते हैं कि अभिक्रिया की कोटि है वो ज्ञात नहीं की जा सकती, क्योंकि अभिक्रिया का प्रकार हमें बताया नहीं गया है। तो हम यहाँ पर अभिक्रिया की कोटि है वो ज्ञात नहीं कर सकते। लेकिन ऐसा क्वेश्चन आपके नहीं आएगा वैसे, है ना। हाँ, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये दे रखा है कि हमें अभिक्रिया 2N2O5 जहां पर ये रिएक्टेंट है हमारा और टेंस टू 4NO2 प्लस में O2 ये दे रखा है, निम्नलिखित पदों में संपन्न होती है। ये एक रिएक्शन है जो ऊपर वाली है, ये वाली रिएक्शन दे रखी है हमें। ये कितने स्टेप के अंदर कंप्लीट हो रही है? स्टेप फर्स्ट में और स्टेप सेकंड के अंदर। क्या क्या है? पहला स्टेप N2O5 NO2 प्लस में NO3, ये स्लो स्टेप है इसका। और ये दे रखा है N2O5 प्लस में NO3 3NO2 प्लस में O2, ये फर्स्ट स्टेप है। अगर हम इन दोनों को जोड़ देते हैं तो यहां पर इसका स्टाइकोमेट्रिक कोफिशिएंट कितना 1, इसका भी स्टाइकोमेट्रिक कोफिशिएंट कितना 1 और यहां पर भी स्टाइकोमेट्रिक कोफिशिएंट कितना 1। इन दोनों को अगर जोड़ देंगे पहला स्टेप और दूसरा स्टेप, तो हमारे पास में N2O5 और N2O5 कितना हुआ 2N2O5 NO2 और NO3 से NO3 कैंसिल आउट, NO2 और 3NO2 कितना हो गया 4NO2 और बचा O2, ये आ जाती है इन दोनों को जोड़ने पर। तो मेन रिएक्शन हमारी कौन सी हुई? ये हुई, और इसी के अकॉर्डिंग ही हम देखेंगे। तो हम सबसे पहले अनुसंख्यता लिखना चाहते हैं, मोलिकुलरिटी ऑफ रिएक्शन। मोलिकुलरिटी ऑफ रिएक्शन कितनी हो जाएगी? मेन रिएक्शन अगर हम कुछ नहीं दे रखा, उसने नहीं बोला है कि स्लो रिएक्शन की बताइए या फास्ट रिएक्शन की बताइए, तो हम मेन रिएक्शन की लेंगे। और मेन रिएक्शन में क्रियाकारक अणुओं को ही देखें। क्रियाकारक क्या है? N2O5 है और इसके आगे जो कोफिशिएंट लगा हुआ है रसमीकरणितीय गुणांक वो कितना है 2 है। तो मोलिकुलरिटी इसके लिए कितनी हो जाएगी 2 हो जाएगी। तो यहां पर इस अभिक्रिया के लिए हम ये लिख देंगे मोलिकुलरिटी 2, अनुसंख्यता 2। लेकिन आपको बोल देता है स्लो स्टेप के लिए बताइए, तो स्लो स्टेप के लिए कितना हो जाएगा? देखिए स्लो स्टेप में क्रियाकारक अणु N2O5 कितना है 1, तो इसके लिए कितनी हो जाएगी 1। लेकिन अगर ये बोले तब फास्ट रिएक्शन के लिए कितना है 1 और 1 2, अनुसंख्यता कितनी हो जाएगी इसके लिए 2। लेकिन ये हमें नहीं लिखनी है, हमें क्या लिखना है? मेन रिएक्शन की अनुसंख्यता लिखनी है, मोलिकुलरिटी ऑफ रिएक्शन। अब हमें निकालना है ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। तो अगर हम अनुसंख्यता कोटि की बात करते हैं, ऑर्डर की बात करते हैं, तो अभिक्रिया की कोटि है वो किससे निकाली जाती है? आरडीएस से, स्लो स्टेप से, है ना। तो स्लो स्टेप अभिक्रिया का आरडीएस होगा। स्लो स्टेप हमारा कौन सा? ये वाला। तो ये हमारे काम में आएगी, इसी से हम कोटि निकाल पाएंगे जटिल अभिक्रिया के लिए। आरडीएस होगा जिससे कोटि का निर्धारण होगा। आरडीएस से हम अगर निकालना चाहते हैं कि इसकी जो कोटि है ऑर्डर है वो निकालना चाहते हैं, तो ऑर्डर किस प्रकार से निकलेगा? ऑर्डर के लिए आपको क्या करना है? सबसे पहले लॉ ऑफ मास एक्शन लिखना है। लॉ ऑफ मास एक्शन देखिएगा। लॉ ऑफ मास एक्शन क्या कहता है? सबसे पहले हमें क्या लिखना है? स्लो स्टेप लिखना है। स्लो स्टेप से ही निकलेगी जो कोटि है वो। तो स्लो स्टेप हमारा क्या है 1 N2O5 टेंस टू NO2 प्लस में NO3, यही है स्लो स्टेप। तो हमारा ये आरडीएस है, इसी से ही हम कोटि का निर्धारण करेंगे। लॉ ऑफ मास एक्शन क्या कहता है कि अभिक्रिया की दर, अभिक्रिया में भाग लेने वाले, अभी हमें इससे कोई मतलब नहीं है, न इससे मतलब है। हमने स्लो स्टेप ले लिया है और इसके लिए रेट लिख रहे हैं। तो आर समानुपाती अभिक्रिया में भाग लेने वाले क्रियाकारक कौन सा है? N2O5 की पावर में 1, स्टाइकोमेट्रिक कोफिशिएंट 1 है इसका, तो 1 आ जाएगा। अगर हम समानुपाती निशान को हटाते हैं तो एक नियतांक आएगा जो अभिक्रिया का दर नियतांक होगा K N2O5 की पावर में 1, ये आ गया, ये नोट कर लेना आप।
हमारे पास में क्या आ गया है, R इक्वल टू के N2O5 की पावर में 1, है ना। यह है R इक्वल टू के N2O5 की पावर में 1। अब देखिएगा यहां पर हम इसका अगर ऑर्डर लिखना चाहते हैं तो ऑर्डर कितना आएगा, ऑर्डर अभिक्रिया में भाग लेने वाले क्रियाकारक अणुओं की जो क्रियाकारक दे रखा है उसकी सांद्रता के ऊपर घातांक कितना दे रखा है, 1 दे रखा है, तो ऑर्डर कितना हो जाएगा 1। लेकिन इसके अंदर एक बात ध्यान रखना कि हमारे पास में जो ये दे रखी है मेन रिएक्शन दे रखी है ना, ये वाली रिएक्शन दे रखी है, इसी के अकॉर्डिंग ही आप लिखोगे कि हमारे पास में जो रिएक्शन दे रखी है उसमें जो क्रियाकारक अणु है वो मेन रिएक्शन के अंदर जो हमने लिखा है स्लो स्टेप से वो और ये वाला जो क्रियाकारक सेम होना चाहिए, न तो इससे ज्यादा आने चाहिए। और स्लो स्टेप में जो भी रिएक्टेंट लिए हैं वो इसके समान होने चाहिए, एक जैसे होने चाहिए। अगर यहाँ पर N2O5 और Cl और होता है, मान लेते O2 और होता तो हम इसको O2 बनाते, किसके थ्रू बनाते, जो हमारा फर्स्ट रिएक्शन है उससे, वो फर्स्ट स्टेप है उससे बनाते। क्या करते हम के इक्विलिब्रियम लिखते, मतलब कि इक्विलिब्रियम कांस्टेंट से प्रोडक्ट की कॉन्सेंट्रेशन अपॉन में रिएक्टेंट की कॉन्सेंट्रेशन, और वहां से हम कुछ चेंजिंग करके लिखते हैं। आगे वाले क्वेश्चन में देखेंगे। तो यहाँ पर इसका ऑर्डर कितना हो जाएगा 1। लेकिन आप ऑर्डर लिखते समय ये देख लीजिएगा कि जो हमने दर नियम लिखा है उसके अंदर जो हमने क्रियाकारक लिया है क्या वही अकेला ही है क्या इसके अंदर जो मेन रिएक्शन है उसके अंदर, अगर नहीं है तो उसको चेंजिंग कर दीजिएगा और फिर लिखिएगा ऑर्डर। यहाँ पर तो क्या आ जाएगा, स्लो स्टेप से डायरेक्ट है तो फर्स्ट स्टेप यूज में नहीं आया है तो हमारा ऑर्डर कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा। अब देखिएगा इसमें अगर हम इसके लिए ऑर्डर लिखते डायरेक्ट तो क्या होता, क्रियाकारक की सांद्रता की घातांक कितनी है 2 है तो 2 हो जाता, लेकिन ये काम में नहीं आएगा। यहाँ पर देखते तो भी कितना आता 2 आता, लेकिन हमने यूज में कौन सा लिया, स्लो स्टेप यहाँ पर यूज में लिया है। हेलो स्टूडेंट्स, पिछले लेक्चर के अंदर हमने देखा था कि ये क्वेश्चन था हमारे पास में और ये था 2N2O5 टेंस टू 4NO2। हमें कोई जटिल अभिक्रिया दे रखी थी और उसका आंसर हमें ज्ञात करना था, है ना। उसके लिए कोटि निकालनी थी और अणुसंख्यता निकालनी। तो अणुसंख्यता निकालने के लिए तो जटिल अभिक्रिया दे रखी हो चाहे सरल अभिक्रिया दे रखी हो, अणुसंख्यता तो किसी के लिए भी निकाली जा सकती है। तो अगर हम इस रिएक्शन के लिए अणुसंख्यता निकालना चाहते हैं तो अणुसंख्यता किस प्रकार से निकलेगी, मोलिकुलरिटी ऑफ रिएक्शन, मोलिकुलरिटी ऑफ द रिएक्शन, अणुसंख्यता कितनी हो जाएगी। सबसे पहले हमें क्या दे रखा है, अभिक्रिया A2 प्लस B2 2AB निम्नलिखित पदों में संपन्न होती है। तो यहाँ पर ये हमें नहीं देखना है कि यहाँ पर 2 लगा हुआ है, ये 2 लगा हुआ है। इसका स्टाइकोमेट्रिक कोएफिशिएंट देखिए कितना है 1 है और यहाँ पर भी कितना है 1 है। अगर हम इनकी बात करें तो ये कितने स्टेप में कंप्लीट हो रही है, फर्स्ट स्टेप ये सेकंड स्टेप है हमारा, यहाँ पर भी स्टाइकोमेट्रिक कोएफिशिएंट 1 और 1, इसका भी 1 और इसका भी 1। ये मत मानना कि यहाँ पर 2 है तो ये 2 हो जाएगा और ये 2 तो 4 हो जाएगा, ऐसा नहीं। मतलब स्टाइकोमेट्रिक कोएफिशिएंट देखने हैं हमने, और स्टाइकोमेट्रिक कोएफिशिएंट हमारे पास में जो क्रियाकारक अणुओं के स्टाइकोमेट्रिक कोएफिशिएंट है इस रिएक्शन के लिए वो 1 है और इसके लिए भी कितना है 1। टोटल कितना हो गया 1 प्लस में 1 इक्वल टू हमारे पास में आ गया 2। अब हमें क्या करना है, हमें निकालनी है इसकी कोटि। तो कोटि क्या है, अगर हम फर्स्ट स्टेप के लिए देखते हैं तो स्टाइकोमेट्रिक कोएफिशिएंट कितना हो जाएगा इसके लिए, पहले स्टेप के लिए 1 हो जाए, जो अणुसंख्यता वो कितनी हो जाएगी 1 हो जाएगी। इसके लिए कितनी हो जाएगी 1 प्लस में 1 कितना हो गया 2। इसके लिए कितनी हो जाएगी 1 प्लस में 1 2। जिस रिएक्शन के लिए आपसे बात करता है जटिल अभिक्रिया में उसके लिए आप अणुसंख्यता वो बता सकते हो। अब अगर हमें यहाँ पर निकालना हो कि इसके ऑर्डर निकालना है, ऑर्डर निकालने के लिए हम क्या करेंगे, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन अगर हमें ज्ञात करना है तो किससे ज्ञात करेंगे, फ्रॉम लॉ ऑफ मास
एक्शन। लॉ ऑफ मास एक्शन की अगर हम बात करते हैं तो क्या कहता है लॉ ऑफ मास एक्शन, कि हमारे पास में जो भी रिएक्शन दे रखी है उसमें जो अभिक्रिया की दर है वो अभिक्रिया में भाग लेने वाले क्रिया कारकों के सक्रिय द्रव्यमान के गुणनफल के समानुपाती होता है। हम यहाँ पर जब भी कोई जटिल अभिक्रिया दे रखी होती है तो उसमें आरडीएस हमारा कौन सा होता है, वेग निर्धारक पद है, वो कौन सा होगा, स्लो स्टेप होगा। तो ये हमारा क्या है, आरडीएस। तो ये रिएक्शन लिख लेते हैं हम, सेकंड स्टेप हमारा काम में आएगा। तो ये बन जाएगा 1A प्लस में साथ में स्टाइकोमेट्रिक कोएफिशिएंट 1B2 टेंस टू AB प्लस में A। ये हमारा स्लो स्टेप है ना, हम कह देते हैं कि फ्रॉम स्लो स्टेप। अब इसके लिए हम रेट लिखते हैं, तो रेट किस प्रकार से लिखी जाएगी, R समानुपाती हो जाएगा ये क्रिया कारक हमारा A का स्टाइकोमेट्रिक कोएफिशिएंट 1 इंटू में B2 का स्टाइकोमेट्रिक कोएफिशिएंट कितना 1, समानुपाती निशान को हटा देंगे तो एक दर नियतांक आ जाएगा K, A की पावर में 1 इंटू में B की पावर में B2 की पावर में 1। हमने यहां पर क्रिया कारक ही लिया है, हमारे पास ये आ गया है रेट, है ना। लेकिन इसे हम इक्वेशन नंबर मान लेते हैं, क्या है ये 1। क्यों, क्योंकि हमें अगर इसकी कोटि निकालनी है, कोटि निकालनी है तो हमें डायरेक्ट ये नहीं कह सकते कि इसके सांद्रताओं का योग 1 और 1 कितना हो गया 2। कैसे, सबसे पहले आपको बताया था, चेक करोगे क्या ये मेन रिएक्शन के अंदर है ये जो रिएक्टेंट लिए गए हैं। तो A की कॉन्सेंट्रेशन A है क्या, A नहीं है यहाँ पर क्या है A2। तो हमें इस A को क्या बनाना पड़ेगा, इस A को हमें बनाना है A2। अब वो कैसे बनाओगे, वो दूसरी रिएक्शन। हाँ, B2 है क्या कॉन्सेंट्रेशन, तो B2 है, यहाँ पर दे रखा है B2। इसे हमें हिलाने की जरूरत नहीं है, इसे छेड़ने की जरूरत नहीं है। आप किसको छेड़ोगे, जो A2 दे रखा है उसको। तो A2 बनाना है हमें किससे, A से। तो देखिएगा इनमें से जो भी स्टेप दे रखे हैं इनमें से कोई ऐसी रिएक्शन है क्या जहां पर A2 है वो चेंज हो रहा हो A में, या A चेंज हो रहा हो A2 में। तो हम एक ऐसी रिएक्शन देखते हैं जहां पर A2 और A के बीच में रिलेशन हो। तो A2 और A के बीच में रिलेशन कहां पर है, जो फर्स्ट इक्वेशन है उसके अंदर है कि A2 चेंज हो रहा है किसमें, 2A में। तो फ्रॉम फर्स्ट स्टेप, फास्ट रिएक्शन की अगर हम बात करते हैं, फास्ट स्टेप की बात करते हैं, उससे क्या है ये A2 टेंस टू ये दे रखा है 2A, इस प्रकार से। तो नॉर्मल अगर हम इसके लिए निकालते हैं तो आपको क्या करना है, इसको इसके अंदर चेंज करना है। A2 को चेंज कर A को चेंज करना है A2 के अंदर। हम क्या करेंगे, अगर ऐसी कंडीशन आ जाती है जिसके अंदर जो हमारा दर नियम लिखा है उसके अंदर हमें कॉन्सेंट्रेशन नहीं मिल रही हो मेन रिएक्शन वाले रिएक्टेंट की, तो उस कंडीशन में हम क्या करेंगे, उसके लिए K इक्विलिब्रियम लिखेंगे, मतलब कि साम्यावस्था स्थिरांक लिखेंगे। और साम्यावस्था स्थिरांक से ही हम इसको चेंज कर सकते हैं। तो हम क्या करेंगे, इसके लिए K इक्विलिब्रियम लिखेंगे। K इक्विलिब्रियम क्या होता है, प्रोडक्ट की कॉन्सेंट्रेशन अपॉन में रिएक्टेंट की कॉन्सेंट्रेशन। अगर प्रोडक्ट का स्टाइकोमेट्रिक कोएफिशिएंट B है तो B लगा देंगे, रिएक्टेंट का A है तो A लगा देंगे। इसके लिए लिखते हैं K इक्विलिब्रियम। तो इसके लिए इस रिएक्शन के लिए K इक्विलिब्रियम क्या हो जाएगा, K इक्विलिब्रियम ये प्रोडक्ट है हमारा और ये हमारा क्या रिएक्टेंट है, ये प्रोडक्ट है। क्या लिखोगे, हम लिखेंगे प्रोडक्ट हमारा A का स्टाइकोमेट्रिक कोएफिशिएंट कितना है, 2 है, तो 2 लगा देंगे अपॉन में ये बन जाएगा हमारा कितना, ये बन जाएगा हमारा कितना A2 रिएक्टेंट की पावर में 1। अब हमें चेंज क्या करना था, हमें A को चेंज करना था A2 के अंदर। तो जो चेंज करना है उसको एक साइड में रख लीजिए, दूसरे हैं उनको दूसरी साइड में ले जाइए। तो हम अगर इसको चेंज करना चाहते हैं तो हम ये लिख लेते हैं कि इसको इससे मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो ये बन जाएगा हमारे पास में
ए को चेंज करना है तो A2 इक्वल टू क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिएगा इसका, क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो आपके पास में आ जाएगा K इक्विलिब्रियम इनटू में A2 की पावर में 1, ये बन गया। अब हमें वैल्यू किसकी चाहिए? हमें वैल्यू चाहिए यहां पर किसकी? A की पावर की 1। यहां पर हमारे पास में A की पावर कितनी है? 2। A की पावर 2 को A की पावर 1 बनाना है तो इस 2 को उस साइड में ले जाइए, मतलब कि ये स्क्वायर हटा दीजिएगा इसका, और जैसे स्क्वायर हटाएंगे तो A की पावर में 1, तो ये बन जाएगा कितना? रूट K इक्विलिब्रियम और A2 की पावर में 1, या फिर रूट को हम लिख सकते हैं हाफ में, तो A की पावर 1 इक्वल टू ये कितना बन जाएगा? K इक्विलिब्रियम की पावर हाफ और A2 की पावर कितना बन जाएगा? 1। ये बनेगा हमारे पास में हाफ, है ना, ये बन जाएगा। आप क्या करोगे? इसको इसके अंदर पुट कर दोगे, जो A1 की वैल्यू है, मतलब इक्वेशन नंबर मान लेते हैं 2, या फिर A1 का मान किसमें रखने पर? इक्वेशन नंबर 1 में रखने पर। हम लिख देते हैं A की पावर 1 का मान इक्वेशन 1 में रखने पर अगर हम इसके अंदर पुट कर देते हैं तो क्या आएगा हमारे पास में? वैल्यू आ जाएगी R इक्वल टू K, और इसके साथ में A डैश की वैल्यू, A1 की वैल्यू कितनी है? K इक्विलिब्रियम हाफ, और इसके साथ में A2 की पावर में हाफ, और साथ में B2 है हमारा, ये B2, तो B2 की पावर में 1। यही क्या है कि A1 की वैल्यू है जो यहां से आई थी, ये वैल्यू हमने पुट कर दी है इसके अंदर, इसके अंदर, और जैसे ही वैल्यू पुट करोगे तो उस कंडीशन में क्या होगा? हमारे पास में ये आ जाएगा। अब ये हमारे क्या हुए? 2 कांस्टेंट हो गए। तो अगर जैसे कोई भी कांस्टेंट है तो कांस्टेंट आपस में मल्टीप्लाई होकर क्या देंगे? वैल्यू कांस्टेंट देंगे। तो हम इसको मान लेते हैं कि ये नया कांस्टेंट दे रहे हैं, क्या? K डैश हम मान लेते हैं, क्योंकि K इक्विलिब्रियम, ये मान लीजिएगा कितना है? K डैश, ये बन जाएगा A2 की पावर हाफ और B2 की पावर 1। देखिएगा जो नया दर नियम आया है, नया दर नियम आया है, उसके अंदर हमारे जो क्रिया कारक है वो क्या है? A2, और एक क्रिया कारक क्या है? B2। क्या ये मेन रिएक्शन के अंदर है? तो मेन रिएक्शन की अगर हम बात करें तो इसमें भी देखिएगा रिएक्टेंट क्या है? A2, और यहाँ पर रिएक्टेंट क्या है? B2। A2 और B2 आ रहे हैं। अब आप इस दर नियम से इसकी कोटि है वो लिख सकते हो, इसका ऑर्डर लिख सकते हो। तो अगर हम ऑर्डर लिखते हैं तो यहाँ पर इस प्रकार से ऑर्डर लिखा जाएगा, ऑर्डर इक्वल टू ये हो जाएगा हाफ प्लस में 1, कितना बन जाएगा? ये 3/2। इसका ऑर्डर है वो कितना हो जाएगा? 3/2। आपको बताया था कोटि है वो भिन्नात्मक हो सकती है, तो यहाँ पर जो वैल्यू आई है हमारी कोटि की वो क्या आई है? भिन्नात्मक। आपको करना क्या है? जो भी आपको दे रखा है क्वेश्चन, उसके अंदर मोलिकुलरिटी निकालने में कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी आपको, मतलब अणुसंख्यता ज्ञात करने में। लेकिन ऑर्डर के लिए डायरेक्ट क्वेश्चन दे रखा है तो उसमें आप कर सकते हो, लेकिन अगर आपको डायरेक्ट नहीं दे रखा है, जटिल अभिक्रिया दे रखी है, तो स्लो रिएक्शन से, स्लो स्टेप से निकालिएगा। और स्लो स्टेप में अगर वो टर्म्स नहीं है जो हमारी मेन स्टेप के अंदर है, तो उस कंडीशन में आप क्या करोगे? उसको चेंज करोगे किनसे? फास्ट ट्रिक। अगर इससे भी नहीं होता तो आप इस फास्ट को और लेते और इसके साथ में चेंजिंग करते। तो ये हो गया हमारा क्वेश्चन, इसको नोट कर लीजिएगा। जितने भी क्वेश्चन दिए जाते हैं उनको दोबारा से करके देखिएगा। आपको आपके पास में नोट्स होंगे या फिर बुक वगैरह है तो बुक में ये क्वेश्चन दे रखे होंगे और उनकी प्रैक्टिस करते जाइए।
आगे नोट डाल के लिखिएगा इसमें, यदि एक से अधिक अभिक्रिया की दर एक से अधिक अभिक्रिया की दर व सांद्रता के मध्य निर्भरता हो तो निम्नलिखित संबंध से दर ज्ञात की जा सकती है। तो हमें अगर कोई रिएक्शन दे रखी है और उसमें जैसे हम कहें कि हमें ये दे रखा है Na टेंस टू P, इसके लिए बोलता है कि जब कॉन्सेंट्रेशन C1 है तो इसकी रेट वो क्या है, R1 है, और जब इसकी कॉन्सेंट्रेशन C2 है तो इसकी रेट हो जाती है R2। क्या है, जब कॉन्सेंट्रेशन C1 है तो रेट R1 और C2 है तो रेट क्या हो जाएगी, R2 हो जाएगी। उस कंडीशन में हम कहें कि यहां पर जो N है, कौन सा, ये स्टोइकोमेट्रिक कोएफिशिएंट जो N है वो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, तो हम यहां पर कह सकते हैं कि हमारे पास में जो बनेगा R2 अपॉन में R1, क्या बनेगा, R2 अपॉन में R1 इक्वल टू होता है ये C2 अपॉन में C1 की पावर में N। ये फॉर्मूला याद कर लीजिएगा, बट कहीं काम में नहीं आएगा आपके, है ना। ये फॉर्मूला है वो याद करने वाला है, लेकिन ये आपके काम में नहीं आएगा, है ना। हम क्वेश्चन देखते हैं, इसके ऊपर क्या क्वेश्चन है वो लिखिएगा। इसमें क्वेश्चन है हमारा, अभिक्रिया Na टेंस टू P की कोटि ज्ञात कीजिए यदि A को 2 गुना कर दिया जाए तो दर 8 गुना हो जाती है। अब देखिएगा क्या है ये, कि हमें ये रिएक्शन दे रखी है Na टेंस टू P, Na टेंस टू P दे रखा है, और इसके लिए क्या बोला है कि हमें क्या करना है कि इसकी कोटि ज्ञात करनी है, इसका ऑर्डर ज्ञात करना है। अब यहां पर नहीं देखेंगे सरल अभिक्रिया या नहीं है, ये अलग मेथड से होगा। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले इस रिएक्शन के लिए रेट लॉ लिख लेंगे, है ना। तो रेट लॉ क्या हो जाएगा, द्विरानुपाती क्रिया नियम से क्या कहता है, इस रिएक्शन के लिए क्या होगा, R समानुपाती A की पावर में N, या R इक्वल टू, समानुपाती निशान को हटा देते हैं, के A की पावर में हमने मान लिया क्या, N। या दर को अगर हम R को कैपिटल R से लिख देते हैं, मान लेते हैं कि ये है हमारा, ये हमारा दर नियम आ गया, इक्वेशन नंबर इसको दे देते हैं हम 1। अब करना क्या है आपको,
इसने जैसा जैसा बोला है वैसा लिख लीजिए। यदि ए को 2 गुना कर दिया जाए, अगर हम यहां पर जब तक रिएक्शन में ए को 2 गुना नहीं किया था तो दर इसकी 8 गुना नहीं हुई थी। तब तक दर क्या थी, हम मान लेते हैं कि इसकी दर क्या थी, पहले R1 थी, जब तक इसमें कोई चेंजिंग नहीं की थी, और वो किसके बराबर थी, R के बराबर थी, और वो हमारा किससे आया, इससे, जब तक इसके अंदर कोई चेंजिंग नहीं की गई है, के ए की पावर में n। ये क्वेश्चन नंबर आप 1 मान लो, ये हो गया। अब क्या कह रहा है कि यदि ए को 2 गुना कर दिया जाए तो दर 8 गुना हो जाती है। ए को जब हम 2 गुना करते हैं, ए की कॉन्सेंट्रेशन है, पहले ए थी, अब कितनी हो गई है ये 2a, 2 गुना कर दी, और तो दर क्या हो जाती है, 8 गुना हो जाती है। जो आर रेट हमारी आर थी वो कितनी होगी अब 8R। अगर हम इसको R2 मान लेते हैं तो R2 इक्वल टू क्या बन जाएगा, कि हम कहें कि ये तो R1 है और ये कितना है R2, दर क्या हो जाती है R2 हो जाती है। 8 गुना होगी तो 8R, पहले R थी तो 8R, पहले R1 थी तो हमने क्या मान लिया R2 हो जाती, कितने भी गुना हो सकती है। तो यहां पर K द्रव्यनुपाती क्रिया नियम से, और A की जगह क्या हो जाता है ये 2a की पावर में n, ये बन गया। इसको अगर हम R2 की वैल्यू को पुट कर देते हैं, यहां पर मान लेते हैं कितना है ये 8R इक्वल टू, ये बन जाएगा K और 2 की पावर n, a की पावर में n। ये इक्वेशन नंबर हमारी कितनी हो जाएगी 2, और इक्वेशन नंबर 2। अब क्या करेंगे, हम इक्वेशन 1 को 2 के अंदर पुट कर दें। अगर 1 को 2 के अंदर पुट करते हैं तो कैसे आएगा, 8R इक्वल टू K और 2 की पावर n, और ये K इंटू में a की पावर में n, ये यही है, इसको आगे ले आए हम। K इंटू a की पावर n किसकी वैल्यू है, R की, हम इसकी जगह क्या लिख सकते हैं, R लिख सकते हैं यहां पर, ये वाली वैल्यू K a की पावर n को अगर हम ये वैल्यू पुट करते हैं तो क्या बन जाएगा 8R इक्वल टू 2 की पावर n इंटू में क्या R, R से R हमारा कैंसिल आउट, क्या बन गया 2 की पावर n इक्वल टू 8, या फिर हम बोल सकते हैं 2 की पावर 8 को कितना बोल सकते हैं 2 की पावर 3, या जब हम ये कहें कि हमारा बेस सेम है तो इसकी पावर भी क्या हो जाएगी, सेम हो जाएगी, और अगर बेस सेम है तो पावर सेम हो जाएगी। बेस सेम होने पर पावर सेम होगी तो क्या बनेगा 2 की पावर 3 इक्वल टू 2 की पावर n, तो n इक्वल टू कितना हो जाएगा 3। क्यों, क्योंकि जब बेस सेम हो तो पावर भी क्या होती है, सेम होती है। बेस सेम देन पावर सेम, तो पावर कितनी हो जाएगी n इक्वल टू 3। या फिर दूसरे तरीके से भी कर सकते हो, आप क्या करो कि जो हमें दे रखा है इक्वेशन नंबर 2 और इक्वेशन नंबर 1, तो हम कहते हैं कि 2 डिवाइड बाई 3 कर देते हैं, सेकेंड मेथड से 2 डिवाइड बाई 3 किया है नहीं 1, 2 डिवाइड बाई 1, तो ये बन जाएगा हमारा कितना 8R इक्वल टू 2 की पावर n इंटू में K a की पावर में n डिवाइड बाई ये क्या हो जाएगा R, और डिवाइड बाई ये बन जाएगा K की पावर K इंटू a की पावर n, a की पावर n से a की पावर n, K से K कैंसिल आउट, R से R कैंसिल आउट, क्या बन गया वही बन गया 2 की पावर n इक्वल टू 8, या 2 की पावर n इक्वल टू 2 की पावर 3, या फिर n इक्वल टू कितना बन गया 3। किसी भी तरीके से आप इसको लिख सकते हो।
तो आपके पास में ये वैल्यू आ जाएगी इसकी, है ना। तो आप किसी भी तरीके से इसका आंसर लिख सकते हो। और ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत बार एग्जाम में पूछा जाता है कि दर को अगर आधा कर दे तो क्या होगा, कंसंट्रेशन को बढ़ा दे तो क्या होगा। तो इस प्रकार के क्वेश्चन एग्जाम में आते रहते हैं, तो ये आपको करने आने चाहिए। इसके ऊपर और क्वेश्चन देखेंगे।